हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। हम आपको जो भी बर्निंग इश्यूज होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, साथ ही साथ जो आपके स्कूल से रिलेटेड आपको सिलेबस एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड, आईसीएसई मीडियम में जो भी किताबें, पुस्तकें, टेक्स्ट बुक सब कुछ पढ़ाया जाता है अलग अलग क्लासेस में, उसकी भी हम ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाकी के वीडियोस में भी देती हूँ कि आपको अगर किसी भी पीडीएफ की जरूरत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक वहां पे डली हुई है, वहां पे क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सारे पीडीएफ वगैरह पे एक्सेस पा सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं जिसके बारे में कॉन्टेक्ट आपको मेरी पिछले वीडियो में मिल जाएगा। आज किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं? आप अगर सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े होंगे या आप अपने देश को लेकर के, हमारे देश को लेकर के चिंतित होंगे, तो आपने देखा होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के इस समय विवाद काफी भड़क उठा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों आखिर ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें पर्वत की नई परिभाषा तय करनी पड़ गई? क्यों सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को नई परिभाषाएं बनानी पड़ी? क्यों नए नीति और नए आधार बनाने पड़े? क्यों अलग अलग क्षेत्रों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? इन सारी बातों पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं और मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये विवाद कितना पुराना है और अरावली कितनी पुरानी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी विलंब के। देखिए, शीर्षक है एक परिभाषा एक संकट। आखिर नई परिभाषा बनाई गई एक ऐसे पर्वत श्रृंखला की जो प्राचीन श्रृंखला है। सबसे आप देखिएगा यहाँ पे प्राचीन भारत, सबसे पुरानी जो हमारी श्रृंखला है पर्वतों की, उसमें आता है अरावली। ये हिमालय से भी पुराना है। आप हिमालय के बारे में देखते होंगे कि बहुत पुरानी श्रृंखला है, नुकीली है। हाँ, अरावली हमारी नुकीली पर्वत श्रृंखलाओं में नहीं आती है, लेकिन क्योंकि घर्षण के कारण उसकी हाइट कम हो गई है, लेकिन उसका फैलाव बहुत ज्यादा है। वो मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी। आप देखिएगा, अलग अलग स्लाइड में मैंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की है कि क्या हमारा स्टेटस है अरावली को लेकर के। आखिर क्या पारिस्थितिक रीढ़ मानी जाती है भारत की अरावली को? अरावली को पारिस्थितिक रीढ़ क्यों कहा जाता है, आपने कभी सोचा है? पारिस्थितिक रीढ़ का मतलब ये होता है कि जहां पर जीव जंतु, पेड़ पौधे सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हों जीवन यापन के लिए, उस जगह को हम पारिस्थितिक रीढ़ बोलते हैं। और इसी का काम करती है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। आप जैसे कि देख पाएंगे, ये देखिए, आपको यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा, ये हमारा पर्वत श्रृंखला है अरावली का। और किन किन राज्यों से होकर के ये गुजरता है? पहला तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये चार अलग अलग राज्यों से होकर के ये श्रृंखलाएं गुजर रही हैं। तो आपको क्या बताया गया? दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो अलग अलग चार राज्यों से होकर के गुजर रही है। और इससे क्या बोला जाता है? ये थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। प्राकृतिक दीवार क्यों बोला गया है इसे? आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आप जो राजस्थान का एरिया है वहां पे थार डेजर्ट पड़ता है। डेजर्ट मतलब धूल और आंधियां इफराद होंगी। तो जो भी धूल और आंधियां, अगर यहाँ से हवा चल रही है, धूल और आंधियां, अगर ये अरावली पर्वत यहाँ पर नहीं होता तो वो सारा कुछ जाता कहाँ पे? दिल्ली के एरिया में, एनसीआर एरिया में जाता। और जहां पे पहले से ही बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, वो और ज्यादा पॉल्यूट होता। इसी कारण यहाँ पे ये बोला गया है कि ये क्या करता है? एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करता है, जो थार के जो डेजर्ट हैं वो यहाँ ना उनका विस्तार हो, उसको रोकने का कार्य करता है। साबरमती, बनास, लूनी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ पे आप देखेंगे साबरमती, बनास, लूनी, इन सारी नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है? आप देखेंगे इसी एरिया से हो रहा है। साथ ही साथ जो सबसे ऊंची श्रृंखला है इस पहाड़ में, उसे गुरु शिखर बोला गया है, जो कि 1722 मीटर लंबी और ऊंची है। तो ये आपको मैंने कुछ मुख्य बिंदु बता दिए जो अरावली से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरावली सिर्फ पर्वत श्रृंखला नहीं है, वहां पे कई जीव जंतु रह रहे हैं, पेड़ पौधे जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं? हमारी जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम क्या करें? उनको प्रिजर्व करके रखें। अब अस्पष्ट परिभाषा, देखिए नई परिभाषा जो बनाई गई है, इस परिभाषा को लेकर के विवाद सिर्फ आज से नहीं है, या नवंबर में जो आखिरी फैसला आया तब से लेकर के नहीं है, ये
जो विवाद है वो 2000 से चला आ रहा है। मैं अगर आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस बताऊं तो सबसे पहले देखिए 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो अरावली क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे आप पहले दो इमेजेस देखिए। यहाँ पे पहली इमेज जो है वो आपको दिखा रही है असंगति और दूसरी अवैध गतिविधियां। ये असंगति में आप देख पा रहे हो जो भी कागजात आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये अलग अलग प्रदेशों के कागजात को दर्शाते हैं। जैसे आपका जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से होकर के गुजर रहा है, तो उन प्रदेशों ने क्या कोशिश की थी, शुरू से उनकी ये कोशिश रही कि वो अपने हिसाब से कुछ अलग परिभाषाएं तय करें अरावली की, जो उनके हिसाब से सही हो और उनके कार्य को सही बना सके। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी डिमांड हुई कि हमको एक परिभाषा, एक डेफिनेशन चाहिए होगी जो सारे राज्यों को माननी पड़े। तो इसके लिए क्या हुआ, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम प्रतिबंध लगा दिया कि अब अरावली पर्वत के पास कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, खनन का काम नहीं कर सकते। जो ये जो प्रतिबंध लगाया गया था 2004 में जाकर के और कड़ा हो गया, जब एमसी मेहता बनाम भारत का एक विवाद हुआ, जिसको हम आपको और भी अलग वीडियोस में इंफॉर्मेशन दे देंगे उसके बारे में। जब ये कड़ा प्रतिबंध लगाया गया तो 2010 में जाकर के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हमको अरावली का एक डेफिनेशन चाहिए होगा जो सबको मानना पड़े, और इस बात पे फॉरेस्ट सर्वे ने दबाव दिया। ये 2010 की बात हुई। फिर क्या हुआ, 2024 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिए कि आप अलग अलग समितियां बनाइए, जो समितियां इस बात पर काम करेंगी कि अरावली के लिए एक आधार तय हो, एक नीति तैयार हो कि कौन अरावली क्षेत्र में आता है, पर्वत श्रृंखला में आता है या नहीं आता है। उन समितियों ने क्या किया, कार्य किया, और 2025 में जाकर के उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी और कुछ सुझाव भी दिए, और उन सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने नजर डाली और 2025 नवंबर में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला और नई परिभाषाएं तय हुई, और उसी नई परिभाषा पे विवाद चल रहा है। जो परिभाषाएं क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। लेकिन फिर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा बताते हुए ये भी कहा कि अभी अरावली क्षेत्र में कोई भी खनन का कार्य नहीं होगा। अब वो कौन सी परिभाषाएं हैं जिसको लेकर के इतना विवाद हो रहा है, वो भी जानिए। तो ये आपने दो इमेजेस देखी जिसमें ये असंगति ये दर्शाती है कि अलग अलग प्रदेश हैं जो अपनी परिभाषाएं लेकर के आ रहे हैं, और उससे क्या होता, वो अपना अवैध गतिविधि जो है करना चाहते थे। अब देखिए नई परिभाषा क्या सेट हुई थी जिसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। पहला आप ये देखेंगे, दो चेंजेस मेन हुए हैं कि कितने मीटर की ऊंचाई वाले होंगे तो वो पर्वत कहलाएंगे, और कितना उनका विस्तार होगा तो वो कहलाएंगे। पहली चीज मुख्य परिभाषा देखिएगा, प्रमुखता से प्रदर्शन। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत 20 नवंबर 2025 को जो निर्णय लिया गया वो 20 नवंबर 2025 को लिया गया, और उसकी नई परिभाषा क्या, अरावली पहाड़ी में देखिए पहला पॉइंट, दो पॉइंट्स में समझाऊंगी। स्थानीय धरातल से कम 100 मीटर की ऊंचाई, जो भी पर्वत 100 मीटर की ऊंचाई पर होंगे वो अरावली पहाड़ी कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर वो 99 मीटर भी हैं, अगर वो 90 मीटर भी हैं, तो वो पर्वत की श्रृंखला में आएंगे ही नहीं, वो पहाड़ी ही नहीं कहलाएंगे। दूसरा, दो या अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो, वो भी पहाड़ी कहलाएंगे। अब देखिए ये जो है ना, आप देखिए जैसे ये पर्वत एक साथ 500 मीटर की दूरी के अंदर में है तो ये अरावली रेंज में आएंगे, और ये 100 मीटर ऊंचे हैं तो ये अरावली रेंज में आएंगे। अगर उससे ज्यादा दूरी में हुए, आप देखिए यहाँ पे ये इमेज आपको ये दिखा रहा है कि ये 500 मीटर की दूरी से ज्यादा में है तो ये पर्वत ही नहीं कहलाएंगे। वो अगर पास होंगे, 100 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर होंगे तो ही वो पर्वत कहलाएंगे। ये नई परिभाषा तय हुई। तो अब इस नई परिभाषा की डिमांड तो फॉरेस्ट सर्वे कर रहा था, लेकिन जब वो नई परिभाषा तय कर दी गई तो उस पर विवाद क्यों हो रहा है। देखिए केंद्र सरकार के अनुसार जो भी परिभाषाएं उन्होंने तय की हैं उसमें उनका क्या लक्ष्य था। पहला देखिए, खनन गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना। जो भी खनन गतिविधियां हो रही थी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये जो राज्य है, प्रदेश है, वो क्या कर रहे थे, अपने हिसाब से परिभाषाएं तय कर रहे थे जिससे वो अवैध खनन गतिविधियां करने के फिराक में थे। तो उस गतिविधि को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार का ये दावा है, ऐसा वो बता रहे हैं कि नई परिभाषा हमने इन कारणों से लगाई है। तो पहला रीजन आप जान गए। दूसरा, थार रेगिस्तान के फैलाव को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जो भी पहाड़ियां 100 मीटर से कम की हैं वो पहाड़ियां ही नहीं कहलाएंगी, वो पर्वत श्रृंखला में ही नहीं आएंगी, और इससे क्या होगा, थार का जो विस्तार है वो रुक जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार कह रही है, मैं नहीं।
तीसरी बात, जैव विविधता का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना। वहां पर जो भी जैव विविधता है, पेड़ पौधे जीव जंतु जो एक साथ पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग दे रहे हैं, वो उसको सही करना है, उसका संरक्षण करना है, इस कारण ये किया जा रहा है। चौथी बात, इकोलॉजिकल महत्व वाले क्षेत्रों को टूटने से बचाना। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो केंद्र सरकार बता रही है कि अगर हम अरावली का नया परिभाषा, नया डेफिनेशन तय करते हैं तो ये सारी चीजें होंगी। अब क्योंकि केंद्र सरकार इतने दावे कर रही है, ये सारी चीजें बता रही है, उसके बाद भी ये विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डेफिनेशन, परिभाषा अरावली की बताई गई है, उस परिभाषा के आधार पर अगर हम देखें तो 90% पहाड़ियां या पर्वत श्रृंखला अरावली में आती ही नहीं है, और विवाद सिर्फ इस बात को लेकर के है। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई जा रही है इस इमेज में, और जो भी परिभाषा यहाँ पे तय की गई है ना, उसके आधार पर 90% की जो पहाड़ियां वो अरावली क्षेत्र में नहीं आती, क्योंकि वो 100 मीटर से ऊंची है ही नहीं, वो 100 मीटर से कम की हैं। और ऐसा क्यों हुआ? प्राकृतिक आपदाओं और विपदाओं के कारण पहाड़ियां घिस जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे पहाड़ियां नुकीली नहीं रह जाती और वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। नेक्स्ट अब देखिए पारिस्थितिकी। अब जो निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें क्या होगा, ये आप देख पा रहे हैं कितनी डाइवर्सिटी है, जानवर के पास पानी है पीने के लिए, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। अब क्योंकि वहां पे जो भी एरिया खोल दिया गया है परिभाषाओं के हिसाब से कि आप वहां पे खनन कर सकते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वहां पे कोई भी खनन गतिविधि नहीं होगी, लेकिन क्योंकि अवैध खनन जो है वो रुकने वाली चीज नहीं होती है, और अगर खनन आगे चल करके भी किया जाता है तो उसके लिए पेड़ पौधे तो काटे जाएंगे। पेड़ पौधों को जब काटा जाएगा तो वहां पे रह रहे जो जानवर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अब मान लीजिए जैसे 500 मीटर वाला जो डेफिनेशन दिया गया है कि अगर आप जो पहाड़ियां हैं इतने नजदीक हैं तो वो पहाड़ियां कहलाएंगी, अन्यथा वो नहीं कहलाएंगी, और जो नहीं कहलाएंगी उसको काट दिया जाएगा। तो जब काटा जाएगा तो जो भी जानवर वहां से आवाजाही का एक जगह मान रहे हैं, उनके आने जाने के लिए जगह तो रुक जाएगी, वो बंद करके रह जाएंगे। तो इससे जो है ना बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। तो वो 100 मीटर के बाद ये आपको कुछ दिखेगा दृश्य आपके अरावली पर्वत का। अब लोग प्रोटेस्ट किन बातों पर कर रहे हैं कि अगर अरावली की नई परिभाषा के हिसाब से वहां पे खनन होता है या गतिविधियां होती हैं तो उससे कुछ संभावित नुकसान होंगे। पहला, बढ़ता खनन। खनन बढ़ने से धूल भरी आंधियां और वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, अरावली को काटा जाएगा तो जो थार डेजर्ट की धूल और आंधियां हैं वो आगे के प्रदेशों में पूर्व की तरफ विस्तार करेंगे, और उससे क्या होगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या होगा, धूल बहुत ज्यादा जाएगी, और उससे क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी धूल और आंधियों से जो हरे भरे इलाके होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं और वो भी रूखे सूखे हो जाते हैं। दूसरा, थार का फैलाव। प्राकृतिक बाधा के कमजोर पड़ने से थार रेगिस्तान का पूर्वी फैलाव तेज हो जाएगा। तीसरा, दिल्ली एनसीआर पर असर। दिल्ली एनसीआर की कंडीशन आप या मैं, हम सभी अवगत हैं बहुत अच्छी तरीके से कि वहां पे क्या कंडीशन है पोल्यूशन का। तो जब अरावली की ये कंडीशन हो जाएगी तो वहां पे स्मॉग और वायु प्रदूषण की जो समस्या है वो और गंभीर हो जाएगी। तो ये कुछ आपको नुकसान भी बताए जा रहे हैं। यहाँ पे मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको फैक्ट्स बता सकूं। साथ ही साथ क्या होगा, अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि एक विशाल जल संभर है। इससे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि अलग अलग नदियों का उद्गम भी हो रहा है। तो जब अरावली को काटा जाएगा तो वो उद्गम भी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, वहां पे भूजल स्तर में गिरावट होगी। पहाड़ियों के विनाश से भूजल पुनर्भरण की प्राकृतिक प्रक्रिया जो है वो बाधित होगी, जिससे जल स्तर में गिरावट आ जाएगी। दूसरा, बनास, साबरमती जैसी नदियों का प्रभाव जो है वो प्रभावित होगा, जो लाखों लोगों के लिए पानी का स्रोत है। ऐसी नदियां प्रभावित होंगी जो लाखों लोगों के लिए नदियों का स्रोत है। तो आप देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। जो इलाके पहले से प्रदूषित हैं वो और ज्यादा प्रदूषित होंगे। जल की जो कंडीशन है वो और कम हो जाएगी, मैंने आपको ग्राफ में शो किया। अब इस पे देखिए, नई परिभाषा के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा हुआ, और विरोध का केंद्र क्या क्या रहा, गुरुग्राम, उदयपुर, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में नागरिक, छात्र और पर्यावरण जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सॉरी,
जिनका मुख्य नारा क्या था, अरावली बचाओ। इस संघर्ष का प्रतीक, ये जो नारा है वो इस संघर्ष का प्रतीक बन गया और लोग इस नारे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हमको अरावली को बचाना होगा क्योंकि ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब एक परिभाषा है और दो अलग अलग भविष्य हैं, तो निर्णय हमारे और आपके हाथों में है और सरकार के हाथों में है। ठीक है, स्पष्टता और व्यवस्था लाने के प्रयास में क्या हम ऐसे समाधान को अपना रहे हैं जो मूल समस्या से कहीं अधिक विनाशकारी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्पष्टता और व्यवस्था लाने के प्रयास में क्या हम एक ऐसे समाधान को अपना रहे हैं जो मूल समस्या से कहीं अधिक विनाशकारी है? हम एक समस्या को टालने के लिए क्या ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो आगे चल करके और डिवास्टेटिंग कंडीशन हमारे सामने लेकर के आएगी और ज्यादा विनाशकारी होगी? तो इस बात पर हमको विचार करना होगा। मेरा काम था आपको फैक्ट्स बताना, अरावली के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करना। मैंने वो सारी चीजें कर दी हैं। अब और भी जो नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है मैं वो आपको देती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।